नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सिद्धांत। ओलंपिक स्टडी चैनल पर आपका स्वागत है। कैसे हैं आप सभी लोग? कमेंट करके बताइए आप लोगों की लेखपाल की तैयारी कैसे चल रही है। पढ़ रहे हैं या अभी भी बस दिमाग में भटकाव ही चल रहा है? क्योंकि आप लोगों में से अधिकांश छात्र फोकस नहीं कर पाते हैं। सबको बेस्ट कंटेंट चाहिए। जब आप ये वीडियो देख रहे हो तो आपके दिमाग में चल रहा है कि इसमें क्या कुछ अलग मिल जाने वाला है। जो आपका सिलेबस है वही आपको पढ़ाया जाएगा और वो आपको पढ़ना पड़ेगा और उसको डेप्थ में जाके पढ़ना पड़ेगा। यही सच्चाई है। इसके अलावा अगर आप कुछ खोज रहे हैं तो वो सिर्फ और सिर्फ भटकाव है। अब कुछ लोग कहेंगे सर बेस्ट कंटेंट, तो बेस्ट कंटेंट पिछले 2 महीने से आप सर्च कर रहे हैं। क्या आप अभी तक ऐसे चैनल पर या ऐसे मुकाम पर नहीं पहुंच पाए हैं या ऐसी बुक्स की तलाश नहीं कर पाए हैं जिससे आप पढ़ाई कर सकें? तो अगर इस तरह से आपकी तलाश जारी है तो ये तलाश एग्जाम तक नहीं खत्म होने वाली है। आपको किसी एक पर ट्रस्ट करना पड़ेगा और उससे जो चीजें आपको पढ़ाई जाती हैं वो आपको पढ़ना पड़ेगा। साथ में एक दो चैनल आप ले सकते हैं ताकि तरह तरह की चीजें आपको मिलती रहें। लेकिन दोस्तों आपको भटकना नहीं है। बहुत सारे चैनल बहुत तरह की चीजें पढ़ा रहे हैं, सब मिक्स करके आपको नहीं पढ़ना है। 2-3 चैनल आप सेलेक्ट कर लीजिए, वहीं से आपकी स्टडी होनी चाहिए। जैसे हमारे चैनल पर लेखपाल का समग्र अध्ययन आपको कराया जा रहा है, वो एप्लीकेशन पर कंटेंट दिया जा रहा है। जो छात्र अच्छे से पढ़ना चाहते हैं, एक जगह से समग्र अध्ययन करना चाहते हैं और सिलेक्शन ओरिएंटेड कंटेंट चाहते हैं, आप सभी लोग लेखपाल का जो हमारा बैच है एप्लीकेशन पर दिया जा रहा है उसमें ज्वाइन कर सकते हैं। एप्लीकेशन का लिंक मैं नीचे कमेंट बॉक्स में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूं, वहां से आप सभी लोग डाउनलोड करके डेमो वगैरह चेक कर सकते हैं। पीडीएफ आपको प्रिंटेबल फॉर्मेट में दिया जा रहा है। जो फॉर्मेट आप यहाँ पे देख रहे हैं इसी फॉर्मेट में आपको पीडीएफ दिया जा रहा है ताकि आप प्रिंट करके निकाल कर उसको अपनी पढ़ाई कर सकें। ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं। आप सभी लोग भटके मत, अब अध्ययन करना शुरू कीजिए। रेगुलर बेसिस पर आपको दोस्तों मिनिमम 7 से 8 घंटे स्टडी करनी है। 10 आवर का टारगेट जब रखेंगे तो 7-8 घंटे स्टडी होगी। बाकी 10 आवर स्टडी भी कर लेते हैं या इससे ज्यादा कर लेते हैं तो बहुत अच्छी बात है। रेगुलर आपको स्टडी करनी होगी, अदरवाइज जब लेखपाल की परीक्षा तिथि आ जाएगी और 1-2 महीना बचेगा तो फिर आप पे लोड बहुत ज्यादा हो जाएगा। तो जितना आप आज पढ़ेंगे, जितना आप आज पढ़कर उसका रिवीजन कर लेंगे, वो सारी चीजें आपके दिमाग में फीड होती रहेंगी। उतना जब परीक्षा का समय आएगा तब आप पर लोड कम होगा, आप प्रेशराइज्ड नहीं रहेंगे और कॉन्फिडेंस के साथ जाकर परीक्षा देंगे और इस तरह से सिलेक्शन होगा। ठीक है, तो ये सारी चीजें मैं आपको बताना चाह रहा था वीडियो शुरू होने से पहले, क्योंकि हमेशा कुछ ना कुछ आपको नई चीजों की तलाश होती है। तो मैंने कुछ डेली डोज दिया है मोटिवेशन का और इसी तरह से आने वाले वीडियोस में भी कुछ ना कुछ मैं आपको गाइड करता रहूंगा। देखिए, आज जो हम पढ़ रहे हैं वो अभी विज्ञान चल रहा है। इन्वायरमेंट आपका कंप्लीट खत्म हो चुका है। जो छात्र इन्वायरमेंट पढ़ना चाहते हैं, कंप्लीट पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं, वीडियो देखना चाहते हैं, आप सभी लोग ऐप पर जाइए। बाकी विज्ञान अभी यहां पर चल रहा है और आज ये है चौथा टॉपिक। चौथे टॉपिक में आपको पढ़ना है प्रौद्योगिकी का स्वदेशीकरण। तो पहले ये समझते हैं कि भाई स्वदेशीकरण होता क्या है, क्योंकि प्रौद्योगिकी पे तो कई बार चर्चा हो चुकी है। विज्ञान क्या है, प्रौद्योगिकी क्या है, साइंस एंड टेक के बारे में हमने कई वीडियो में 3-4 वीडियो ऑलरेडी आ चुका है और सब में मैंने इसकी चर्चा की है। तो आज हम चर्चा करते हैं कि ये स्वदेशीकरण शब्द क्या है, ये क्या भला है। तो बहुत सारे छात्र ऐसे ही समझ गए होंगे, स्वदेशीकरण का मतलब अपने देश में कोई चीज बनाना, अपने देश में कोई चीज निर्मित करना, वही स्वदेशीकरण है। जैसे दोस्तों आप सभी लोग डेली बेसिस पर जो सामान यूज कर रहे होते हैं, मैं हमेशा एग्जांपल देता हूं आपके फोन का, लैपटॉप का, या थोड़ा सा आप बड़े पे जाएंगे तो कार का, या इससे बड़े पे जाएंगे तो डिफेंस लाइन में जब आप देखते हैं तो लड़ाकू विमान वगैरह भी हम लोग क्या करते हैं, बाहर से ही परचेज कर रहे हैं। तो इसका मतलब यह है कि हम बाहर के वस्तुओं पर कहीं ना कहीं निर्भर हैं। सारी चीजें हमारी इंडिया में नहीं बन रही हैं। कुछ चीजें ऐसी हैं और बहुत आवश्यक चीजें हैं वो, जो हर व्यक्ति यूज करता है, जो राष्ट्रीय सुरक्षा में जरूरी है। ऐसी चीजों का भी अगर हम आयात करेंगे तो वो हमारे देश के विकास के लिए सही नहीं है। तो जरूरी दोस्तों ये है कि हम ज्यादातर विदेशों पर निर्भर ना रहकर खुद की चीजें बनाएं और इसके लिए हम बहुत सारी कोशिशें भी कर रहे हैं। अभी जो हमारा बजट आया 2026 वाला, उसमें आपने देखा होगा नए इनोवेशन पर बजट अलॉट किया गया है। इसके अलावा एआई में, जैसा कि आपको पता है आज का टाइम
एआई का समय हो चुका है, तो एआई में भी इन्वेस्ट की बात की गई है। सेमीकंडक्टर चिप्स, यानी चिप्स मतलब खाने वाले चिप्स की बात नहीं कर रहा हूँ, सेमीकंडक्टर चिप पर इन्वेस्टमेंट हो रहा है। तो इन सारी चीजों के माध्यम से धीरे धीरे जो हमारा लक्ष्य है, हमारा लक्ष्य क्या है, भारत का विजन 2047 तक, ये डेट आप लोग याद रखिएगा, 2047 तक भारत का लक्ष्य है, भारत का विजन है कि हमें विकसित राष्ट्र बनना है। ठीक है, हालांकि जो टारगेट है और जो समय हमने यहाँ पर डिसाइड किया है, उस हिसाब से जो विकास हम लोग कर रहे हैं, जो प्रोग्रेस हम लोग कर रहे हैं, वो काफी धीमा है, बहुत धीमा है दोस्तों। 2047 का लक्ष्य हमने कागजों पर लिख रखा है कि हमें विकसित हो जाना है, लेकिन जो प्रोग्रेस हम लोग कर रहे हैं वो बहुत धीमा है। इस हिसाब से 2070 तक भी हम लोग जो है विकसित नहीं बन पाएंगे अगर इस हिसाब से चलते रहेंगे। R&D में हम लोग निवेश ही नहीं कर रहे हैं, R&D में निवेश 1% भी नहीं है हमारे देश में, जबकि अन्य देशों में आप जाएंगे, चाइना वगैरह में जाएंगे तो आप लगभग 1.5 से 2%, या कोरिया वगैरह में आप जाते हैं तो 4% तक का इन्वेस्टमेंट R&D में होता है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट में, और हमारे यहाँ अभी 1% भी R&D पर रिसर्च नहीं हो पा रहा है। ओके, तो भाई ठंडी लग रही थी, स्वेटर पहनना पड़ा। चलिए शुरू करते हैं। बात हो रही थी R&D की, इंडिया में रिसर्च एंड डेवलपमेंट में कितना पैसा खर्च होता है। तो मैंने आपको बताया कि टोटल जीडीपी का, जितना हमारे यहाँ जीडीपी है उसका मात्र और मात्र 0.7% खर्च होता है। अब मात्र और मात्र यहाँ पे कहने की आवश्यकता इसलिए है क्योंकि जो अदर कंट्रीज हैं, जैसे आप बाहर जाएंगे, साउथ कोरिया वगैरह हो गया, वहाँ पे लगभग 4% का खर्चा होता है जीडीपी का R&D पे। जापान में भी लगभग 3% का खर्चा होता है। हमारा पड़ोसी चाइना, जो कि हमसे आगे निकल चुका है, वहाँ पर भी टोटल जीडीपी का 1.5% R&D पे खर्चा होता है, जबकि उनकी जीडीपी हमारे जीडीपी से बहुत बड़ी है। ठीक है, फिर भी वो लोग 1.5% टोटल जीडीपी का R&D पे खर्च कर रहे हैं, और हमारे यहाँ कितना खर्चा हो रहा है, मात्र 0.7%। इसके बावजूद दोस्तों हमारे जो लक्ष्य हैं वो बहुत बड़े बड़े हैं। मेक इन इंडिया, आत्मनिर्भर भारत, 2047 तक विकसित बन जाना है। इस हिसाब से नहीं बन पाएंगे, इस हिसाब से बहुत टाइम लग जाएगा। ठीक है, जैसा कि मैंने बताया कि 2070 तक भी नहीं बन पाएंगे अगर इस हिसाब से हम लोग प्रोग्रेस करते रहे। देश को आज़ादी 1947 में मिल गई थी। मैं आपको बता दूं 2003 में जो साइंस एंड टेक नीति आई थी, जिसमें हमने कहा था कि जीडीपी का 2% हम लोग R&D पे खर्च करेंगे। अगर उस टाइम से लेके आज 2026 चल रहा है, अगर जीडीपी का 2% अलॉट किया गया था, अगर इस चीज को हम लोग फॉलो किए होते, अपने यहाँ साइंटिफिक रिवॉल्यूशन आ गया होता और देश बहुत आगे चला गया होता। लेकिन हमारे यहाँ जो खर्चा होता है वो योजनाओं पे होता है, बहन भाई योजना, दुलारी माँ योजना, और पता नहीं कौन कौन सी योजनाएं जो है। मैक्सिमम जो पैसा है दोस्तों वो ऐसी ऐसी चीजों पे खर्च हो रहा है जो सिर्फ और सिर्फ गरीबी को बनाए हुए, उसका ये भी काम नहीं है कि इस गरीबी से निकाले। वो आपको योजना ही इसलिए दी जा रही है कि ताकि आप उसी लेवल पर रहें और किसी पर्टिकुलर संस्था को, व्यक्ति को फायदा मिलता रहे। ऐसी योजनाएं हमारे यहाँ आ रही हैं। तो इस हिसाब से हम डेवलपमेंट कैसे कर पाएंगे? योजनाएं ऐसी आनी चाहिए कि ताकि हम गरीबी से निकल के आगे बढ़े, शिक्षा आए, रोजगार आए। लेकिन जो हमारे यहाँ योजनाएं बनती हैं, और खासकर चुनाव के पहले बनती हैं, वो इसलिए बनती हैं ताकि हम लोग गरीबी में ही बने रहे। और R&D पे जो खर्चा है वो मात्र 0.7% है। हमारे यहाँ जो थोड़ा बहुत पढ़ लिख भी लेता है, कोई डॉक्टर बन गया तो वो बाहर चला जाएगा, कोई साइंटिस्ट बन गया, PhD कर लिया, कुछ और अच्छा रिसर्च पेपर उसने पब्लिश कर दिया तो बाहर चला जाएगा। मतलब हमारे यहाँ टिकते ही नहीं है। अगर कोई गलती से बन भी गया, किसी लेवल पर पहुंच गया, तो वो बाहर निकल जाएंगे। जैसे आपके सत्य नडेला हो गए, सुंदर पिचाई हो गए, ये किसी काबिल थे तो ये सब बाहर चले गए, और वो यहाँ पे अब आएंगे भी नहीं, क्योंकि उनको यहाँ पे वो फैसिलिटी मिलती हुई दिख नहीं रही है। ठीक है, तो इंडियन गवर्नमेंट को चाहिए कि ये सारी चीजें जो हमारे यहाँ कमियां हैं उसको दूर करे, ताकि हमारे यहाँ लोग रुकें। और अगर कोई बाहर गया है तो बाहर से लौट के हमारे देश में आए। जैसे जो बड़े बड़े लोग बाहर चले गए हैं, किसी अच्छे पद पे हैं, CEO हैं, तो वहां के उस कंपनी के उस मॉडल को समझ के अपने यहाँ आके कुछ उसी तरह से काम शुरू कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों वो नहीं आएंगे। कुछ लोग होते भी है ना कि सिर्फ वो अपने बारे में सोचते हैं, वो देश के बारे में नहीं सोचते हैं। देश के बारे में सोचने वाले बहुत कम लोग हैं। ठीक है, तो चलिए, बहुत सारी चीजें हमने कॉन्सेप्ट बिल्ड कर दिया है स्वदेशीकरण के बारे में, सारी चीजें मैंने आपको बता दी हैं। अब हम थोड़ा फैक्ट पे आते हैं, इसके महत्व को देखते हैं। स्वदेशीकरण जरूरी क्यों है? जो सबसे बड़ी जरूरत है स्वदेशीकरण का दोस्तों, वो है सुरक्षा, सिक्योरिटी। जैसे आप लोग व्हाट्सएप यूज करते हैं,
व्हाट्सएप यूज करते हैं, एफबी यूज करते हैं, यूट्यूब पे अभी वीडियो देख रहे हैं, ट्विटर, हालांकि आप तो नहीं यूज करते हैं लेकिन जो थोड़े बड़े बड़े इलीट वर्ग है वो ट्विटर यूज करता है, ठीक है। इसके अलावा आपका इंस्टा हो गया। एक एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर दोस्तों करोड़ों लॉगिन है, करोड़ों डेटा इनके पास है हमारा। हम जो डेली एक्टिविटी करते हैं, किसी एक व्यक्ति की लाइफ को ये पूरा ट्रैक करके रख लिए हैं, वो बंदा क्या कर रहा है सब कुछ इनको पता है। और आजकल जो आपका कैमरा है और आपका जो माइक्रोफोन है वो ऑटोमेटिक एक्टिव हो जाते हैं। कभी आप देखिएगा जो आपका स्मार्टफोन है उसमें कैमरा कभी कभी देखते होंगे आप, ग्रीन हो जाता है, तो वो ऑटोमेटिक चल रहा होता है, वो आपके आसपास की चीजों को डिटेक्ट कर रहा होता है। माइक्रोफोन ऑटोमेटिक चालू हो गया, वो आपकी बातों को सुन रहा है। ये जब से एआई आया है तब से ये सारी चीजें होने लगी हैं। तो हमारी जो सिक्योरिटी है ना वो कहीं ना कहीं खतरे में है। तो जरूरी है दोस्तों कि हम अपने देश में इन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के रिप्लेस के तौर पे कुछ अपना जो है मेड इन इंडिया एप्लीकेशन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म लाएं। अभी मुझे नाम याद नहीं आ रहा है, माइक्रोसॉफ्ट का जो आया है सब्स्टिट्यूट, जिसमें आपके पावर पॉइंट है, एक्सेल है और एमएस वर्ड है। इसके अलावा व्हाट्सएप की तरह भी एक जो है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, उस पर मैं लॉगिन भी हूँ, भी मुझे एग्जैक्ट नाम नहीं याद रहा है क्योंकि इन्होंने जो नाम बनाया है ना वो कुछ तमिल जैसा नाम है, वो मुझे नाम अभी याद नहीं आ रहा है। ये बहुत अच्छा एप्लीकेशन है और बहुत अच्छा इन्होंने जो है रिप्लेस के तौर पे इसको रखा हुआ है। कल को अगर इंडिया पाकिस्तान का युद्ध होता है या अमेरिका कुछ ऐसी गतिविधि करता है हमारे देश में, जैसे इन प्लेटफॉर्म्स का, इन सोशल मीडिया ऐप का इतना पावर हो चुका है कि ये हमारे यहाँ गृह युद्ध करा सकते हैं, आपस में हिंदू मुसलमान करवा सकते हैं, आसपास के जो हमारे पड़ोसी देश हैं वहां पे ये वॉर करा सकते हैं। एक ही व्यक्ति जिम्मेदार होगा, एक ही व्यक्ति दोस्तों बहुत कुछ कर सकता है। तो इनके प्रतिस्थापना के लिए, यानी कि इनको रिप्लेस करने के लिए हमारे इंडिया में कुछ ऐसे चीजें होनी चाहिए ताकि बाई चांस अगर इनको बैन करना पड़े तो उन चीजों का हम यूज कर पाए। इसलिए सोशल मीडिया ऐप या जो जितनी भी चीजें आप देख रहे हैं जिनमें हमारी राष्ट्रीय सुरक्षा या किसी व्यक्ति का डेटा सिक्योरिटी ब्रीच होने की संभावना है, उनका सब्स्टिट्यूट हमें रखना पड़ेगा। इसलिए मेड इन इंडिया बहुत जरूरी है ताकि हमारे पास जो हमारा जो देश है, हमारे देश का डेटा हमारे लोगों के पास तक रहे, ठीक है। इसके अलावा लागत नियंत्रण हो गया, लॉजिस्टिक बेहतर हो गया, स्थानीय अर्थव्यवस्था मजबूत होगी, हमारे यहाँ जो सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योग हैं उनको बढ़ावा मिलेगा, राष्ट्रीय सुरक्षा और संवेदनशील डेटा की सुरक्षा, इसको तो मैंने आपको बता ही दिया है। तो इन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के सब्स्टिट्यूट के तौर पे कुछ ना कुछ अपने इंडिया में होना चाहिए, ये सबसे जरूरी चीज है, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं, पढ़ते हैं कि आत्मनिर्भर भारत और मेक इन इंडिया को, क्योंकि यही दो नीतियां ऐसी हैं जो स्वदेशीकरण को बढ़ावा देने के लिए बहुत सारे नीतियों को ला रही हैं। जैसे मेक इन इंडिया आपका हो गया, आत्मनिर्भर भारत हो गया, ये नीतियां और अवधारणा सीधे स्वदेशीकरण से ही संबंधित है। प्रौद्योगिकी का स्वदेशीकरण आत्मनिर्भर भारत का प्रमुख आधार है। उद्देश्य क्या है? केवल आयात प्रतिस्थापना का नहीं है बल्कि तकनीकी क्षमता का निर्माण है, राष्ट्रीय सुरक्षा और आर्थिक स्थिरता से इसका संबंध है। देखते हैं मेक इन इंडिया के बारे में। तो मेक इन इंडिया जो आया है, ये डेट आप लोग याद रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण डेट है। 25 सितंबर 2014 को मेक इन इंडिया आया था। इसका उद्देश्य है भारत को वैश्विक विनिर्माण केंद्र बनाना। लक्ष्य है मैन्युफैक्चरिंग एलईडी ग्रोथ मॉडल, लेड ग्रोथ मॉडल। विजन क्या है? डिजाइन इन इंडिया, मेक इन इंडिया और मेक फॉर द वर्ल्ड। मतलब डिजाइन हमारे यहाँ हो, हमारे यहाँ बने और हम अपने लिए भी यूज करें और दुनिया के लिए भी मतलब उसको यूज करने के लिए दें। टैगलाइन क्या है? जीरो डिफेक्ट जीरो इफेक्ट। जीरो डिफेक्ट का मतलब यह है कि हमारे यहाँ जो चीजें बनती हैं वो एक्यूरेसी से बनती हैं, उसमें कोई एरर नहीं है, कोई डिफेक्ट नहीं है, टूटेगा नहीं, चलेगा, ठीक है, यानी कि जीरो डिफेक्ट। और जीरो इफेक्ट का मतलब है कि इन्वायरमेंट पर इसका जो है प्रभाव वो निगेटिव होगा, मतलब ऐसा कुछ नहीं होगा कि वो इन्वायरमेंट को निगेटिव रूप में प्रभावित करे। तो जीरो डिफेक्ट जीरो इफेक्ट, समझ गए। इसके सेक्टर की अगर हम बात करें तो 25 सेक्टर में ये मेनली जो है 25 सेक्टर इसके अंतर्गत आते हैं और परीक्षा की दृष्टि से उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी आप लोग देख लीजिए। रक्षा उत्पादन है, ऑटोमोबाइल है, इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम डिजाइन है, टेक्सटाइल, फार्मा, केमिकल्स, रेलवे, एविएशन, आईटी सेक्टर हो गया। इसके बाद फूड प्रोसेसिंग, रिन्यूएबल एनर्जी, कंस्ट्रक्शन, माइनिंग, बायोटेक्नोलॉजी, ये सारी चीजें दोस्तों ये प्रमुख सेक्टर हैं जिसमें मेक इन इंडिया काम कर रहा है, ठीक है। इनका जो आर्थिक मॉडल है, आर्थिक मॉडल आप सभी लोग देख सकते हैं यहाँ पे क्या है, निवेश
पहले तो निवेश जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है, इसको बढ़ाना। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जब बढ़ता है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जब बढ़ता है यानी कि बाहर से जब निवेश आता है तो उद्योग ग्रोथ करता है, जो फैक्ट्री है वो लगती हैं, उद्योग और बढ़ता है, थोड़ा जो उत्पादन है, प्रोडक्शन है वो और बढ़ता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं उत्पादन भी बढ़ गया, उद्योग लगेगा तो लोगों को रोजगार मिलेगा, लोगों का आय बढ़ेगा, फिर जब लोगों के पास जब आय बढ़ेगा तो वो सामान खरीदेंगे, तो फिर इससे मांग बढ़ेगा, मांग बढ़ेगा तो कंपनी फिर बनाएगी, इससे क्या होगा, ओवरऑल जीडीपी बढ़ेगा। और जब हमारे यहाँ ज्यादा प्रोडक्शन होगा, ज्यादा क्वालिटी होगी, तो हम लोग उसको बाहर जो है एक्सपोर्ट भी करेंगे। तो ये आर्थिक मॉडल है मेक इन इंडिया का, ठीक है। इसके बाद आप देख सकते हैं परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ महत्वपूर्ण चीजें। मेक इन इंडिया का लक्ष्य भारत को वैश्विक विनिर्माण केंद्र बनाना है। यह मैन्युफैक्चरिंग एलईडी ग्रोथ मॉडल पर आधारित है। इसका विजन डिजाइन इन इंडिया, मेक इन इंडिया, मेक फॉर द वर्ल्ड है, जीरो डिफेक्ट जीरो इफेक्ट। इसका गुणवत्ता पर्यावरण मॉडल है। एफडीआई आधारित औद्योगिक विस्तार इसकी रणनीति है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इसका प्रशासनिक आधार है और एमएसएमई इसका औद्योगिक आधार है, ठीक है। और जो सारी चीजें मैंने आपको बताई उसको फैक्ट्स के फॉर्म में, एमसीक्यू फैक्ट्स के फॉर्म में यहाँ लिखा हुआ है, इसको भी आप लोग पढ़ सकते हैं, ठीक है। इसके बाद में आता है आपका आत्मनिर्भर भारत, जिसको 12 मई 2020 को कोविड-19 के टाइम पे जो है इसको लाया गया, कोविड-19 के टाइम पे इसको लाया गया। भारत को आत्मनिर्भर बनाना इसका उद्देश्य है। और लोकल टू ग्लोबल इसका जो मॉडल है, ये लोकल टू ग्लोबल है। तो मॉडल आप लोग याद रखिए कि आत्मनिर्भर भारत का मॉडल क्या है, तो लोकल टू ग्लोबल। फोकस क्या है, उत्पादन आधारित विकास मॉडल है। आधार स्वदेशीकरण और औद्योगिकरण। रणनीति है इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन एंड एक्सपोर्ट प्रमोशन, ठीक है। इसके 5 जो स्तंभ हैं इसको आप लोग याद रखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आत्मनिर्भर भारत अभियान के जो 5 पिलर हैं इसको आप लोग याद रखिएगा, परीक्षा में प्रश्न बन सकता है कि निम्नलिखित में से कौन सा पिलर है या नहीं है। तो ये 5 पिलर्स का नाम आप लोग जरूर याद रखिएगा। एक तो है आपका इकोनॉमी, दूसरा है इंफ्रास्ट्रक्चर, तीसरा है सिस्टम, चौथा है डेमोग्राफी और 5वां है डिमांड, ठीक है। तो ये 5 को मैं थोड़ा एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूं ताकि आप लोग याद कर पाए कि इसके पिलर्स में क्या है। पहला है दोस्तों अर्थव्यवस्था। अर्थव्यवस्था में हमें बड़ी छलांग लगानी होगी। जैसे आत्मनिर्भर अगर बनना है तो धीरे धीरे अगर आप बढ़ेंगे तो आत्मनिर्भर नहीं बन पाएंगे। आत्मनिर्भर बनने के लिए आपको तेज अर्थव्यवस्था चाहिए। एक होती है धीमे बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था, एक होती है तेजी से ग्रो करने वाली अर्थव्यवस्था। तो हमें तेजी से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था बनना होगा। एमएसएमई जिसको बोलते हैं माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइज, इसको फंड करने की जरूरत होगी, किसान को सब्सिडी देने की जरूरत होगी, गरीबों को सपोर्ट करना होगा, एफडीआई बढ़ाना होगा। एफडीआई का मतलब होता है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, जो बाहर से कंपनी आती है यहाँ पे इन्वेस्ट करती है इंडिया में। जैसे आपका आईफोन आपने देखा ही होगा, आईफोन कंपनी आई भारत में असेंबलिंग करवा रही है। इस समय इंडिया जो है आई थिंक पूरे वर्ल्ड का दूसरे सबसे बड़ा जो है आईफोन असेंबल्ड या बेचने वाला देश बन चुका है, कह सकते हैं। फर्स्ट है या सेकंड है मुझे आइडिया नहीं है, बट हाँ आईफोन सबसे ज्यादा इस समय इंडिया में ही बन रहे हैं। कहते हैं कि पूरी दुनिया में जो आईफोन है उसमें से हर 7वां आईफोन इंडिया से बना हुआ है। तो यहाँ से असेंबल किया हुआ है, ना कि टेक्नोलॉजी यहाँ की है, ठीक है। तो हमें असेंबलिंग से धीरे धीरे टेक्नोलॉजी पे भी शिफ्ट करना होगा। हमारे यहाँ जो टैक्स है, टैक्स रिफॉर्म करने की भी जरूरत है। यहाँ पे जो गेट है, कह सकते हैं खिड़की बोलते हैं, जैसे अगर कोई बाहर से इन्वेस्टमेंट आता है तो बहुत सारी खिड़कियां बनी है, आपको सभी से परमिशन लेने की आवश्यकता होती है। टैक्स का बहुत ज्यादा इशू है यहाँ पर, तो आपको टैक्स रिफॉर्म करना होगा ताकि जो बाहर से कंपनियां हैं यहाँ का जो टैक्स सिस्टम है वो उनको अट्रैक्टिव लगे और वो यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करें। तो अर्थव्यवस्था को आपको तेजी से बढ़ाना होगा, इसको आपको ऐसे ऐसे जो है रिफॉर्म करने की आवश्यकता होगी। दूसरा यहाँ पर आप देख सकते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर। अब बाहर से हमारे यहाँ जो भी आएगा उसके लिए हमारे देश में एक इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए। रोड अच्छी होनी चाहिए, रेलवे सिस्टम अच्छा होना चाहिए, पोर्ट अच्छे होने चाहिए, एयरपोर्ट अच्छे होने चाहिए, हाई स्पीड रेल। जैसा कि आपको पता है कि बुलेट ट्रेन की बात पिछले कई सालों से चल रही है, अभी तक बुलेट ट्रेन आ नहीं पाया है। हालांकि वंदे भारत हमारे यहाँ एक तेज ट्रेन है जो चल रही है। बाकी कई सारे सिटीज में मेट्रो वगैरह चल ही रहा है। यहाँ
यहाँ पे जो है जरूरत है बुनियादी अवसंरचना की। जैसे अगर कोई बाहर से घूमने भी आए तो उसको हमारा देश अट्रैक्टिव लगे, उसको सुख सुविधाएं सारी मिले। जैसे आप दुबई में देखते हैं, जैसे आप फॉरेन कंट्रीज में देखते हैं, साफ सफाई हो, यानी कि बुनियादी स्ट्रक्चर हमारा सही होना चाहिए। बेसिक बुनियादी जो एक व्यक्ति की जरूरत होती है वो स्ट्रक्चर सही हो। जैसे अगर वो जर्नी करना चाह रहा है तो सुकून से आराम से जर्नी कर ले जाए, उसमें कोई दिक्कत ना है। इसके बाद में दोस्तों है सिस्टम। सिस्टम में आपको टेक्नोलॉजी ड्रिवन सिस्टम रखना होगा। जैसे और इसके लिए बहुत सारे काम भी हो रहे हैं, जैसे आपका डिजिटल इंडिया मिशन हो गया, ई गवर्नेंस से संबंधित बहुत सारी योजनाएं हैं, ई कोर्ट वगैरह भी। अगर कोई केस वगैरह हो जाता है, अभी पिछले वीडियो में हमने चर्चा किया था, एआई पे काम हो रहा है, क्वांटम सेमीकंडक्टर, यानी कि हमें ट्रांसपेरेंट और एक स्किल्ड सिस्टम रखना होगा ताकि जो है यहाँ पर एक अच्छा सिस्टम बिल्ड हो जो कि ट्रांसपेरेंट हो, और वो टेक्नोलॉजी ड्रिवन सिस्टम हो, ना कि बहुत सारे लोग जो खुद से ह्यूमन को लगा के काम कर रहे होते हैं। टेक्नोलॉजी ड्रिवन सिस्टम होना चाहिए। चौथा है दोस्तों डेमोग्राफी। डेमोग्राफी में कह सकते हैं हमारा जो इंडिया है, इसमें आपको पता होगा इंडिया में जो संख्या है वो बच्चों की और बूढ़ों की संख्या कम है युवाओं से, यानी कि हमारे यहाँ जो युवा शक्ति है वो बहुत ज्यादा है। युवाओं का परसेंटेज बच्चों से भी और बूढ़ों से भी बहुत ज्यादा है। तो यहाँ पर जो युवा है इनको स्किल कर देना होगा, इनको एजुकेशन देना होगा, इनको जॉब्स देने होंगे, यानी कि भारत की युवा आबादी को ऊर्जावान बनाना होगा। यह है आपका डेमोग्राफी, यानी कि डेमोग्राफी के अंतर्गत जो हमारे स्तंभ है आत्मनिर्भर भारत को आगे बढ़ाने के लिए। जब युवा मजबूत होगा तो देश मजबूत होगा, यही समझ लीजिए एक तरह से नारा है। डिमांड में जैसा कि आपको पता है जो डिमांड है अगर सप्लाई उससे कम है तो रेट बढ़ जाएगा। अगर डिमांड है और सप्लाई भी हो रही है, मतलब दोनों बैलेंस में है, तो रेट बैलेंस में रहेगा। और अगर डिमांड बहुत ज्यादा है और सप्लाई बहुत कम है तो वहां पर रेट बढ़ जाता है। तो हमको डिमांड का जो बैलेंस है वो बना के चलना है, ठीक है, ताकि बहुत ज्यादा सस्ता भी ना हो, बहुत ज्यादा महंगा भी ना हो। तो ये 5 पिलर हैं जो कि आपको आत्मनिर्भर भारत के अंतर्गत पढ़ने हैं और समझना था, मैंने आपको समझाने की कोशिश की है। नेक्स्ट है सेक्टर आधारित फैक्ट्स। आत्मनिर्भर भारत में कई सेक्टर बना दिए गए हैं, जैसे उद्योग एक सेक्टर हो गया, नीचे आप आएंगे तो कृषि एक सेक्टर हो गया। हम उद्योग में कैसे आत्मनिर्भर बन सकते हैं, हम कृषि क्षेत्र में कैसे आत्मनिर्भर बन सकते हैं, हम तकनीक में कैसे आत्मनिर्भर बन सकते हैं, रक्षा में कैसे बन सकते हैं, ऊर्जा क्षेत्र में कैसे हम आत्मनिर्भर बन सकते हैं, उन सबको मैंने यहाँ पर लिख दिया है, पीडीएफ में आपको दे दिया जाएगा। एक एक करके समझाऊंगा दोस्तों तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, तो एक एक करके समझने की जरूरत नहीं है, बस आपको यहाँ पर देखना है कि हाँ क्या चीजें हो रही हैं, ठीक है। इसके बाद में आर्थिक मॉडल में आप देख सकते हैं यहाँ पर घरेलू उत्पादन, जैसा कि मैंने आपको बताया एमएसएमई पे ज्यादा फोकस है, जो सूक्ष्म लघु और मध्यम रेंज के उद्योग हैं उन पर फोकस है। तो घरेलू उत्पादन से काम शुरू हो रहा है, जिससे लोगों को अस्थायी रूप से रोजगार मिल सके, उनके घर पर रोजगार मिल सके। तो यहाँ पर घरेलू उत्पादन से वहां पे अस्थायी रोजगार, इससे लोगों की आय बढ़ेगी, लोगों के पास पैसा आएगा। जब पैसा आएगा तो लोग कार खरीदेंगे, मतलब पैसा आएगा तो डिमांड मांगेंगे कि भाई ये कार चाहिए, एसी चाहिए, तो फिर जो है उद्योग वाले उतरेंगे, उद्योग वाले उस चीज का प्रोडक्शन करेंगे, प्रोडक्शन पहले आपको करेंगे, फिर ज्यादा से ज्यादा बनाएंगे तो उसको बाहर भी भेज देंगे, और इस तरह से दोस्तों आर्थिक शक्ति हमारे देश की बढ़ेगी और हमारा देश आत्मनिर्भर होगा। तो ये फॉर्मूला मॉडल है आत्मनिर्भर भारत अभियान का, ठीक है। इसके बाद में नीतिगत तथ्य में पॉलिसी फैक्ट में आप देख सकते हैं लोकल कंटेंट प्रमोशन, घरेलू खरीद नीति, एमएसएमई फाइनेंस, स्टार्टअप इकोसिस्टम। अब ये क्या है, ये कुछ चीजें ऐसी हैं जो काम हम लोग करेंगे आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत, उसमें उसको ये जो है थोड़ा सा बूस्ट करेगा, पुश करेगा। जैसे किसी को अगर पैसे की जरूरत है तो एमएसएमई के तहत जो योजनाएं वगैरह है, फाइनेंसिंग से संबंधित जो लोन वगैरह लेना होगा तो आप कर सकते हैं। स्टार्टअप इकोसिस्टम है, एक इकोसिस्टम बनाया गया है कि भाई आप स्टार्टअप करो, कुछ जरूरत होती है तो उसको गवर्नमेंट पूरा करने की कोशिश करेगा। ट्रिपल पी मॉडल है, यानी कि प्राइवेट, पब्लिक और पार्टनरशिप, इस तरह से जो है ये ट्रिपल पी मॉडल इसको लाया गया है। टेक्नोलॉजी ट्रांसफर, अगर कहीं जरूरत होती है तो टेक्नोलॉजी ट्रांसफर भी किया जाएगा, स्किल डेवलपमेंट। तो ये क्या है, ये कुछ नीतिगत फैक्ट्स हैं जो कि आत्मनिर्भर भारत को आगे बढ़ाने में मदद करेंगे। इसके बाद फिर यहाँ पर परीक्षा योग्य वन लाइनर फैक्ट्स मैंने लिख रखा है, इसको भी आप लोग जरूर पढ़ें, ठीक है। यहाँ से आपको क्लियर हो जाएगा एक लाइन में जो मैंने आपको ऊपर आपको पढ़ाया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं आत्मनिर्भर भारत का मॉडल क्या है, लोकल टू ग्लोबल। अब यहाँ पे मैंने एमसीक्यू फैक्ट का आंसर टाइप में करके दिया हुआ है ताकि आप एक लाइन में
आराम से इसको पढ़ ले जाएं। जैसे आत्मनिर्भर भारत के 5 स्तंभ क्या है, तो इकोनॉमी हो गया, इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया, सिस्टम हो गया, ठीक है। इसके बाद में फिर आपका जो है डिमांड एंड डेमोग्राफी, ये जो डीडी है इसको आप डीडी से याद कर सकते हैं, लास्ट में डीडी, ठीक है। इकोनॉमी, इंफ्रास्ट्रक्चर, सिस्टम, डिमांड एंड डेमोग्राफी, ठीक है। इसके बाद में आप आगे बढ़ेंगे तो है आत्मनिर्भर भारत का आर्थिक आधार प्रोडक्शन बेस्ड ग्रोथ, यानी कि हमारे यहाँ खुद का उत्पादन हो, इस बेस पे हम लोग ग्रोथ करें। आत्मनिर्भर भारत का तकनीकी आधार जो है ये स्वदेशीकरण है। आत्मनिर्भर भारत का औद्योगिक आधार तो डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग है। आत्मनिर्भर भारत का सामाजिक आधार तो स्किल डेमोग्राफी है। तो ये किसी भी तरह से प्रश्न अगर थोड़ा सा शब्दों का खेल करके अगर प्रश्न बनता है तो इस तरह से आप यहाँ पर कर ले जाएंगे, ठीक है। आगे बढ़े, अब हम आते हैं रक्षा क्षेत्र में स्वदेशीकरण, जो कि सर्वाधिक महत्वपूर्ण है, यहाँ से प्रश्न बनेगा। रक्षा क्षेत्र सबसे ज्यादा जरूरी होता है, किसी भी देश की अगर रक्षा नहीं हो पा रही है तो वो देश कभी भी गुलाम बन सकता है। तो यहाँ पर रक्षा क्षेत्र में जो हमने स्वदेशीकरण को अपनाया है उसको देखते हैं। भारत रक्षा उपकरणों का एक बड़ा आयातक रहा है। बहुत समय से हम रक्षा क्षेत्र में एक बहुत बड़े आयातक देश के रूप में जाने जाते हैं। यहाँ तक कि कई साल से हम पूरे वर्ल्ड में नंबर 1 पे हथियार खरीदने वाले देश हैं। अब इस समय आई थिंक सऊदी अरब है नंबर 1 पे, मुझे एग्जैक्ट क्लियर नहीं है, जब मैंने डेटा देखा था तो सऊदी अरब नंबर 1 पे हुआ था। कभी कभी जैसे क्या होता है, जरूरत के हिसाब से ये डेटा आगे पीछे हो जाता है। कभी कभी हो सकता है सऊदी अरब को उस टाइम पे कुछ लेना हो या कुछ उनको खतरा उतरा लगा हो, इजराइल का मैटर चल रहा है तो सऊदी अरब नंबर 1 पे हो गया, इंडिया नंबर 2 पे हो गया। ऐसे ही कभी कभी सऊदी अरब, कभी कभी इंडिया, ऐसा ही जो है आयातक देशों का जो रैंक है वो ऊपर नीचे होता रहता है। ओके, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, इसमें हम बात करेंगे आत्मनिर्भर भारत अभियान के अंतर्गत इसमें बड़े बदलाव आए हैं, जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं। आईएनएस विक्रांत, तो आईएनएस विक्रांत को हमने खुद बनाया है। ये एयरक्राफ्ट है, यानी कि विमान वाहक पोत है, भारत का पहला स्वदेशी निर्मित ये पोत है, ठीक है। पूरी तरह से जो है ये इंडियन डिजाइन है। इसको 2022 में कमीशन किया गया था, 2022 में कमीशन किया गया था। इसका जो निर्माण है ये कोचीन शिपयार्ड के अंतर्गत हुआ है और समुद्र शक्ति का ये प्रतीक है, ठीक है। तो ये पूरी तरह से दोस्तों इंडियन मेड है। इसके अलावा आप देख सकते हैं LCA तेजस है, इसमें आप स्वदेशी हल्का लड़ाकू विमान है। इसको भी इस टाइप के विमान भी हम बाहर से पहले लेते थे, लेकिन अभी हमने खुद बनाया है इसको। मिसाइल प्रणाली में आप देख सकते हैं आकाश है, नाग है, अस्त्र है। तो ये जो डिफेंस वाला लाइन है ना, तो इसमें जो आपका रक्षा प्रौद्योगिकी लास्ट में टॉपिक दिए है ना, जिसमें आप सूचना प्रौद्योगिकी, रक्षा प्रौद्योगिकी, नैनो प्रौद्योगिकी, जैव वैज्ञानिक वाली जो प्रौद्योगिकी है, तो इनको हम नीचे लास्ट में पढ़ेंगे तो वहां पर हम डिटेल में जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर आप बस देख लीजिए कि मिसाइल प्रणाली में भी हम आत्मनिर्भर हुए हैं। आकाश, नाग, अस्त्र जैसी मिसाइलें हमारे जो है DRDO ने बनाया है। इसके अलावा धनुष तोप में बोफोर्स का स्वदेशी उन्नत संस्करण हमने खुद बनाया है। रक्षा मंत्रालय ने समय समय पर पॉजिटिव इंडिजनेशन लिस्ट जारी की है, जिनके तहत सैकड़ों जो बाहर से हम उपकरण लाते हैं उन पर रोक लगा दिया है। लगभग 5500 आइटम पे रोक लगाया है, स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया था। इसके अलावा प्रोजेक्ट 75I शुरू किया गया है। इसके तहत स्वदेशी पनडुब्बियों का निर्माण किया जा रहा है, जैसे INS कलवरी एंड खंडेरी, ठीक है। प्रोजेक्ट 75I इसके तहत क्या है, स्वदेशी पनडुब्बियों का निर्माण किया जा रहा है। अरिहंत श्रेणी की जो पहली स्वदेशी परमाणु संचालित बैलिस्टिक मिसाइल है, भारत के न्यूक्लियर ट्रायड यानी कि जल थल नभ से परमाणु हमला करने में पूरी तरह सक्षम है। ये अरिहंत श्रेणी का जो परमाणु से संबंधित बैलिस्टिक पनडुब्बी है, कह सकते हैं वो अरिहंत श्रेणी वाली, वो हमारे इंडिया की ही बनाई हुई है। इसके अलावा अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी में आप देखेंगे तो भारत ने SLV से शुरू करके आज PSLV, इसके बाद में LVM-3 यानी कि GSLV Mark 3 तक का सफर किया है हमने तय। SLV का मतलब होता है क्या, सोलर लाइट व्हीकल, सैटेलाइट लाइट व्हीकल, SLV व्हीकल, लाइट व्हीकल, एग्जैक्ट मुझे याद नहीं रहा, सोलर लाइट व्हीकल कुछ ऐसा ही है, सैटेलाइट सोलर SLV, ठीक है। इसको आप लोग देख लीजिएगा, कमेंट करके बताइए मैं बोल रहा हूँ, ठीक है। तो SLV से हमने शुरू किया, फिर PSLV पे गए, P फॉर पोलर होता है। इसके बाद में GSLV पे गए, वहां पे होता है G फॉर जियो सिंक्रोनस होता है। अब SLV में थोड़ा सा मैं भूल रहा हूँ, ठीक है,
सैटेलाइट लाइट व्हीकल ऐसे कुछ होता है, ठीक है, सैटेलाइट लाइट व्हीकल, पोलर सैटेलाइट लाइट व्हीकल, कुछ ऐसा ही होता है। इसके बाद में GSLV, जो कि जिसको हम मार्क 3 बोलते हैं, इसको इंडिया का बाहुबली बोलते हैं। बाहुबली रॉकेट जो होता है इंडिया का, जिसने गगनयान, इसके बाद में चंद्रयान मिशन को उड़ाया था, तो ये काफ़ी फेमस है इस समय। और ये अपने इंडिया में ही नहीं, भारत के देशों के भी जो अभियान होते हैं उनको लॉन्च करने में इस समय हेल्प कर रहा है। तो यहाँ से हमको फॉरेन एक्सचेंज भी मिल रहा है, ठीक है, तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसके बाद में क्रायोजेनिक इंजन में भी हम अमेरिका द्वारा तकनीक जो है, अगर जैसे देने से अमेरिका ने मना कर दिया, तो इसरो ने अपना स्वदेशी क्रायोजेनिक इंजन विकसित किया है। ऊर्जा एवं इलेक्ट्रॉनिक में भी हम अपना काम कर रहे हैं। 5G में भारत ने अपना स्वदेशी 5G टेस्ट बेस्ड बेड तैयार किया है। परमाणु ऊर्जा में भारत के प्रेशराइज्ड हैवी वाटर रिएक्टर्स का डिजाइन पूरी तरह स्वदेशी है। सेमीकंडक्टर मिशन, इंडियन सेमीकंडक्टर मिशन, जिसको ISM बोलते हैं, इसमें जो है भारत में फैब्रिकेशन यूनिट्स स्थापित किए जा रहे हैं। शक्ति और अजित, IIT मद्रास, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। IIT मद्रास और IIT बॉम्बे द्वारा विकसित भारत के पहले स्वदेशी माइक्रो प्रोसेसर, ये क्या है, पहले स्वदेशी माइक्रो प्रोसेसर हैं जो कि IIT और IIT बॉम्बे द्वारा तैयार किया है। तो IIT मद्रास के द्वारा शक्ति और IIT बॉम्बे के द्वारा अजित, ये स्वदेशी माइक्रो प्रोसेसर हैं। यह इलेक्ट्रॉनिक के क्षेत्र में पूर्ण आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ाने का एक कदम है, ठीक है। ट्रेन और परिवहन आप देख सकते हैं, इसमें ट्रेन 18, जिसको वंदे भारत अब कहते हैं, वंदे भारत एक्सप्रेस के नाम से जाना जाता है, ये पूरी तरह से भारत का डिजाइन किया हुआ है। कवच, यह भारत का एक स्वदेशी स्वचालित ट्रेन सुरक्षा प्रणाली है जो 2 ट्रेनों की टक्कर को होने से बचाता है। तो ये कवच भी याद रखिएगा, क्योंकि अक्सर ट्रेनों की दुर्घटनाएं होती रहती हैं। तो यहाँ पर कवच जो कि सिग्नल छोड़ते हैं, एक दूसरे के सिग्नल से आई थिंक ये ट्रैक करते हैं, ये सुरक्षा जो है इंडियन मेड है। इसके अलावा सुपर कंप्यूटिंग एवं क्वांटम में आप देख सकते हैं सीडैक की भूमिका है इसमें। परम रुद्रा है भारत द्वारा विकसित नवीन स्वदेशी कंप्यूटर की श्रृंखला है परम रुद्रा, और रुद्रा में रुद्रा सर्वर है, ठीक है, और परम सीरीज है, कंप्यूटर सीरीज सुपर कंप्यूटर का। तो रुद्रा सर्वर सीडैक द्वारा विकसित भारत का पहला स्वदेशी सर्वर प्लेटफॉर्म है, ठीक है। स्वदेश स्वास्थ्य एवं औषधि की दृष्टि से हम देखेंगे तो यहाँ पर क्रिस्पर Cas9, इसको फेलुदा टेस्ट बोलते हैं। भारतीय वैज्ञानिकों ने फेलुदा नाम का एक सस्ता और स्वदेशी जीन संपादन आधारित नैदानिक परीक्षण टेस्ट विकसित किया है, ठीक है। इसमें जीन, जैसे लोगों के जीन का अध्ययन करके अगला जो वंश आएगा या अगला जो आएगा उत्तराधिकार, उसमें हम कुछ चेंज करके जो है उसको और अच्छा डेवलप कर सकते हैं। ये फेलुदा टेस्ट है, इसको ये बोलते हैं क्रिस्पर Cas9, ठीक है। इसके अलावा स्वदेशी चिकित्सा उपकरण में डायलिसिस मशीन, स्टेंट, अन्य महंगे उपकरण स्थानीय स्तर पर निर्माण हो रहा है। इसमें अगर आप चुनौतियों की बात करते हैं तो हमारे इंडिया में कौशल की कमी है। इंडिया में कौशल की कमी का मतलब यह है कि यहाँ पे जो स्किल इंजीनियर है उनकी कमी है, टेक्नीशियन की कमी है, जो AI सेमीकंडक्टर एक्सपर्ट होते हैं, टेक्नीशियन होते हैं, उनकी कमी है यहाँ पर। यानी कि कहें तो अपने इंडिया में कौशल की कमी देखी जा रही है, ठीक है। इसके बाद में स्केल अप में कठिनाई, बड़े पैमाने पर लागत प्रतिस्पर्धा नहीं होना। कहने का मतलब यह है कि स्केल, स्पीड और सिस्टम इंटीग्रेशन सबसे बड़ी चुनौती है। स्केल जो हमारे यहाँ नहीं है, स्पीड नहीं है कि हम तेजी से आगे बढ़ें, और सिस्टम नहीं है हमारे यहाँ, इन तीनों का इंटीग्रेशन ना मिल पाने की वजह से भी दिक्कतें आ रही हैं। टेक्नोलॉजी गैप में हम बात करेंगे तो क्रिटिकल टेक्नोलॉजी में विदेशी निर्भरता, यानी कि जो क्रिटिकल टेक्नोलॉजी होती है, जो कॉम्प्लेक्स टेक्नोलॉजी होती है, जैसे जेट इंजन, एडवांस सेंसर, सेमीकंडक्टर, ठीक है, इन सब में क्या है, ये सब क्रिटिकल टेक्नोलॉजी होती है जो बहुत मेहनत मांगती हैं, रिसर्च एंड डेवलपमेंट से बनाई जाती हैं। तो कोई देश अपना ये जो डेटा है या टेक्नोलॉजी है वो शेयर भी नहीं करता है, पैसा देने पर भी शेयर नहीं करता है, क्योंकि उनको पता है कि पैसा दे देंगे, एक बार पैसा मिल जाएगा, अगर वो टेक्नोलॉजी पा गए तो वो जल्दी जल्दी ग्रो कर जाएंगे। तो पैसे की यहाँ पे कीमत नहीं होती है, यहाँ पर होती है कि अगर टेक्नोलॉजी पा गए तो जल्दी से जल्दी वो ग्रो कर लेंगे, या उस टेक्नोलॉजी का रिवर्स इंजीनियरिंग करके वो खुद अध्ययन कर लेंगे और हमसे तो खरीदेंगे 10 रुपए में, और दूसरे देशों को 5 रुपए में बेच के 50 रुपए बना लेंगे। तो ये सारी चीजें भी होती हैं, इसलिए कोई देश अपनी टेक्नोलॉजी दूसरे देश को नहीं देना चाहता है। जैसे आप लोग करते हैं PDF वगैरह के लिए, खरीदते हैं हमसे फॉर एग्जाम्पल के लिए कह रहा हूँ,
और टेलीग्राम पे 5-5 10-10 रुपए में भेज देते हैं। ये सारी चीजें होती है। कंटेंट कॉपी। इसके बाद गुणवत्ता और मानक की हम बात करेंगे तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर की क्वालिटी बनाए रखना मुश्किल होता है। भाई क्वालिटी मेंटेन नहीं हो पा रही है इंडिया में, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में जो क्वालिटी है वो इंडिया में नहीं मिल पा रही, ये भी एक समस्या है। इसके बाद में R&D पे खर्चा, जैसा कि मैंने बताया 0.7% ही खर्च है। तो ये कुछ यहाँ पर चुनौतियां हैं जो कि इंडिया को सॉल्व करने की जरूरत है। समाधान की अगर बात करेंगे, थोड़ा सा समाधान पे भी आ जाते हैं, क्योंकि एक सेकंड, समाधान की बात कर लें अगर हम, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं आईडेक्स इनोवेशंस फॉर डिफेंस एक्सेलेंस। ये क्या है? ये एमएसएमई को फंडिंग करता है, ठीक है। एमएसएमई को फंडिंग करता है, 650 प्लस कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, 3000 करोड़ की वैल्यू है। तो ये कुछ है अपना, ठीक है। इतना ज़्यादा क्या ही पढ़ना, देखना समझना। तो इनोवेशन फॉर डिफेंस एक्सेलेंस है, कहने का मतलब है डिफेंस क्षेत्र में या इस टाइप से जो है कुछ ये फंडिंग वगैरह करता है, ठीक है। यहाँ पे जो सबसे महत्वपूर्ण है वो है PLI स्कीम। PLI जो है ये महत्वपूर्ण है, इसका आप लोग जो है फुल फॉर्म जरूर देख लीजिएगा, अभी तो मुझे याद नहीं आ रहा है। PLI, इसका आप लोग देख लीजिएगा, फुल फॉर्म में भी पूछ सकता है, ठीक है। इसमें क्या होगा, इसमें स्केल अप स्कीम्स होती हैं, स्किलिंग पे काम होता है इसमें बेसिकली, ठीक है। स्किल पे काम होता है, ये PLI है, इसको आप लोग देख लीजिएगा। मैंने यहाँ पे लिखना मैं भूल गया हूँ बहुत ज़्यादा, स्केल अप और स्किलिंग बस यहाँ पे लिखा हुआ है। बस इतना ही आपको समझना है कि PLI स्कीम जो है डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर कुछ रिलेटेड है और स्केल अप और स्किलिंग से संबंधित है। इसके अलावा TDF है, सृजन पोर्टल है, इंडस्ट्री को इंडिजिलाइजेशन में मदद। इंडिजिलाइजेशन का मतलब वही था स्वदेशीकरण, ठीक है, स्वदेशीकरण। जहाँ पे भी आप ये शब्द देखें, थोड़ा बोलने में बड़ा कठिन सा लगता है अगर इंग्लिश में लिख दे, तो इसका शब्द यहाँ पे हिंदी में लिखा हुआ है इंडिजिनाइजेशन, ठीक है। तो इसका मतलब होता है स्वदेशीकरण, यानी कि इंडियन बना देना, इंडिजनाइजेशन कर देना। इसके बाद में RDI स्कीम है, ANRF R&D को बढ़ावा देना, इसके लिए कुछ फंडिंग वंडिंग आई है। स्किल प्रोग्राम है, डिफेंस वल्ला PLI स्कीम में कुछ फंडिंग वंडिंग आई है, ठीक है। तो ये कुछ है प्रोजेक्ट वगैरह है जो इंडिया जो है अपनी तरफ से कर रहा है। बाकी अगर आप लोग कंटेंट चाहते हैं पढ़ना, अध्ययन करना चाहते हैं, समस्त PDF कंटेंट चाहते हैं, तो आप सभी लोग हमारे एप्लीकेशन ओलंपिक स्टडी को डाउनलोड कीजिए। आपको सिलेक्शन ओरिएंटेड कंटेंट दिया जा रहा है। यहाँ पे जो चीजें बताई गई हैं, ये आपको एक तरह से रोड मैप दे दिया जाता है, कॉन्सेप्ट आपको क्लियर कर दिया जाता है। ये PDF आपको एप्लीकेशन पर दे दिया जाएगा। इसके अलावा भी जब कुछ एक्स्ट्रा चीजें इसमें मैं अपडेट करूंगा तो वो आपको इसी में अपडेट कर दिया जाएगा और एप्लीकेशन पर सूचना दे दिया जाता है। तो ये कंटेंट आपको मैं अभी दे रहा हूँ, इसको कई बार अपडेट करना है, अभी एग्जाम में समय है तो इसको कई बार अपडेट करके जो है इसमें डेटा को और ऐड किया जाता रहेगा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, अपना ध्यान रखिएगा। जय हिंद।